नमस्कार सभी को। आप सबका फिर से स्वागत है सिंपल वेज पे। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स 2023 का जनवरी से लेके अगस्त तक। मैंने पिछले वीडियो पे अपॉइंटमेंट्स जो कि 2023 का जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स था उसका बारे में पढ़ाया था। उसी का ही आधा आज हम जनवरी से लेके अगस्त तक जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको आज हम पढ़ेंगे। ये करंट अफेयर्स जो एपीएसएसबी का आने वाला एग्जाम जैसे कि एलडीसी, कांस्टेबल, एमटीएस और कई अनेक एग्जाम वो सब का पैटर्न और सिलेबस का हिसाब से होगा। तो चलिए आज पढ़ते हैं करंट अफेयर्स। आज का सबसे फर्स्ट टॉपिक है ग्रीनसेन प्रोजेक्ट। ग्रीनसेन प्रोजेक्ट क्या है बोलने से वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर कार्बन स्टोरेज प्रोजेक्ट है। ये किसका इनिशिएटिव है बोलने से ये डेनमार्क का इनिशिएटिव है। यहाँ पे क्या करता है बोलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है उसको कैप्चर करते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन होता है उसको कैप्चर करके उसको स्टोर करते हैं। कहाँ पे स्टोर करता है बोलने से सबसॉइल। किसका सबसॉइल? नॉर्दर्न सी का सबसॉइल। आपको सबसे पहले मैप जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप समझ लो ये यूरोप है। ओके, ये यूरोप है तो ये इंग्लैंड। ओके, तो ये जगह पे डेनमार्क है। ओके, ये जगह पे डेनमार्क है और ये जो नॉर्थ सी है। तो डेनमार्क नॉर्थ सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ सी है उसका अंदर में सी का अंदर में सीबेट, एक सीबेट रहेगा। जो नॉर्थ जो सी का नीचे में जो मिट्टी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीबेट बोलते हैं। ओके, तो सीबेट से 1.5 to 2 किलोमीटर नीचे में, समझ रहा होगा आपका, सी पानी के नीचे नहीं है, हाँ सीबेट का नीचे, जमीन का नीचे, इसका अंदर में ये कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर करके स्टोर करेगा उसका अंदर में, मिट्टी का अंदर में। ओके, कौन कर रहा है बोलने से ये डेनमार्क कर रहे हैं। डेनमार्क कर रहे हैं। तो इससे क्या लाभ मिलेगा बोलने से जो ग्लोबल वार्मिंग होता है हम लोग का, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है दुनिया में, क्या का वजह से होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। ग्रीन हाउस क्यों इफेक्ट होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है वो जो उल्टा पुल्टा होता है, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम होता है। जैसे कि हम लोग का जितना गाड़ी चलाता है, फैक्ट्री चलाता है, जितना चलाता है, जितना भी सामान दुनिया में, ऑयल हो, जो भी फायरवर्क हो, सब जितना भी बर्न होता है सब कुछ हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं। इवन हम लोग ह्यूमन बीइंग भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करता है। तो उसका वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो जो बढ़ जाता है, तो उसका वजह से अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो वही चीज के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इमिशन को कैप्चर करके स्टोर कर रहे हैं मिट्टी का अंदर, सबसॉइल का अंदर। किसका इनिशिएटिव है? डेनमार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसलिए ग्रीनसेन प्रोजेक्ट बोलने से ये डेनमार्क का इनिशिएटिव है, आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है कलेश्वरम लीफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। क्या है कलेश्वरम लीफ इरिगेशन प्रोजेक्ट? यहां से इरिगेशन से समझ में आ रहा होगा, ये खेती वेटी में पानी डालने का बात कर रहे हैं, लेकिन ये लीफ मतलब उठाएगा पानी को। ओके, कोई मोटर वोटर से या हैंडपंप से उठा के उसको इरिगेट करेगा। तो कहां से उठा रहा है बोलने से गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर तो महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है। तो कौन सी जगह में है बोलने से ये तेलंगाना स्टेट में। ओके, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है बोलने से ये लार्जेस्ट लीफ इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है बोला ये। ओके, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मल्टी पर्पज लीफ इरिगेशन प्रोजेक्ट भी है। अकेला लीफ इरिगेशन बोलने से लार्जेस्ट नहीं होगा, बट दुनिया का लार्जेस्ट मल्टीपर्पज लीफ इरिगेशन प्रोजेक्ट है दुनिया का। तो इसलिए ये लार्जेस्ट है इंडिया का। इसका वजह से ये कलेश्वरम लीफ इरिगेशन प्रोजेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछ सकेगा कि कौन सा रिवर के ऊपर में है? गोदावरी का। और कौन सा स्टेट में है बोलने से तेलंगाना। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है कुबेर प्रोजेक्ट। कुबेर प्रोजेक्ट जो एसबीआई ने लॉन्च किया था,
बेंगलुरु में। ओके, बेंगलुरु जो कर्नाटका का कैपिटल है। तो एसबीआई ने ये प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया था बोलने से, इट इज अ डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव फॉर कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। ये एसबीआई ने ये प्रोजेक्ट से जितना भी कॉर्पोरेट है और नॉन कॉर्पोरेट है, इवन द सीनियर सिटीजन्स, वो लोग को एक डिजिटल बैंकिंग का प्लेटफॉर्म दिया। ओके, एक डिजिटल बैंकिंग का प्लेटफॉर्म देके वो लोग को जुड़ाना चाहता है। समझ रहा होगा, वो लोग को जुड़ाना चाहता है। शुरुआत से जब से आप एक अकाउंट खोलेगा, एसबीआई में एक अकाउंट खोलेगा, अकाउंट खोलने से आज का मतलब जो प्रेजेंट डेट तक या फ्यूचर तक जहां तक आप चलते रहेगा एसबीआई के साथ, तब तक के लिए आपको एक डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव देगा। ओके, इसके लिए ये एसबीआई जो बेंगलुरु का था वो इनिशिएटिव लिया, कुबेर प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कुबेर प्रोजेक्ट जो किसका अंदर का है, तो आपको एसबीआई लेना है और कौन सा जगह का था बोलने से बेंगलुरु का। ओके, और नेक्स्ट है मेकेदातु ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। मेकेदातु ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो न्यूज में बहुत हॉट टॉपिक बन के आया था। क्यों हॉट टॉपिक था बोलने से, ये डिस्प्यूट चल रहा था दो स्टेट का बीच में, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। क्यों डिस्प्यूट चल रहा था बोलने से, ऐसा था, ये मैप आप देख लो, ये केरला है, ये तमिलनाडु है और ये कर्नाटका। ओके, तो ये कर्नाटका है और ये तमिलनाडु है, और यहाँ से रिवर ऐसा पास होके जाता है, कावेरी रिवर जो कर्नाटका होके तमिलनाडु घुस के जाता है। तो ये जगह पे ये मेकेदातु ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो मल्टीपर्पज है, इसको यहाँ पे बनाया, ये जगह पे ठीक बाउंड्री का, तमिलनाडु और कर्नाटका का जस्ट बाउंड्री के ऊपर भी बना दिया, कर्नाटका एरिया में। उसमें बना के क्या किया, मल्टीपर्पज, एक तो डैम बनाया। ओके, दूसरा जो रिजर्वियर भी बना दिया। क्या है रिजर्वियर? डैम बना के जो सामने में जो बेंगलुरु सिटी है, जो कर्नाटका का कैपिटल है, उसमें ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए ये डैम को बना रहे, फर्स्ट पर्पस। सेकेंड पर्पस क्या था बोलने से, रिजर्वियर जो डैम बनाया है उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगा। कितना पावर का बोलने से, 400 मेगावाट का। तो इसलिए ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पे क्यों डिस्प्यूट चला बोलने से, आप सब जानता होगा तमिलनाडु जो है एक ड्राई स्टेट है, क्योंकि वहां पे जब इंडिया में हर जगह में मानसून आता है। ओके, जब मानसून आता है, तमिलनाडु और लद्दाख ऐसा एरिया में मानसून नहीं आते, तो हमेशा ये ड्राई होके बैठता है। तो ऐसा समय में अगर इतना ड्राई स्टेट है, उसमें आप कावेरी रिवर जो एक लाइफलाइन है, वो कावेरी रिवर को आप ब्लॉक कर देगा, आप उसको डैम बना, रिजर्वियर बनाएगा और आप कर्नाटक का अपना जगह में यूज करेगा पानी को, तो ऑब्वियसली तमिलनाडु को प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं? उसका वजह से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट को अपोज किया। ओके, अभी तक डिस्प्यूट चल रहा है, क्लियर नहीं हुआ कि होगा कि नहीं होगा। तो पर्पस था टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू द बेंगलुरु सिटी एंड टू जनरेट द 400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और कौन सा रिवर के ऊपर में चल रहा था बोलने से, कावेरी रिवर के ऊपर में। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। फर्स्ट कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, ये फर्स्ट कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट जो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। ओके, क्यों लॉन्च किया बोलने से, मेडिसिन पर्पस के लिए बनाया। और किसका इनिशिएटिव था बोलने से, CSIR और IIM जम्मू। ओके, IIM में मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन ऑफ जम्मू कश्मीर। ओके, ऐसा, तो ये दोनों का इनिशिएटिव है। और ये कैनेबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट क्यों बनाया बोलने से, क्योंकि जो गांजा होता है, हम लोग का हिंदी से तो गांजा बोलते हैं उसको ना, गांजा जो नशा देता है, लेकिन ये दवाई भी है। ओके, ये मेडिसिन भी है, इससे कुछ बहुत सारा बीमार ठीक होता है बोलते हैं। उसका वजह से रिसर्च जो कर रहा है, जो साइंटिस्ट लोग, जो डॉक्टर लोग के साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च किया है, उनको पता चला कि कैनाबिस में भी कई मेडिसिन होता है। उसका वजह से यहाँ पे जो फर्स्ट कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया जम्मू कश्मीर पे, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट है। हमेशा फर्स्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट जो भी नया चीज होता है, फर्स्ट ऑफ इट काइंड होता है ना, वो हमेशा एग्जामिनर को जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है, उसके लिए ये अट्रैक्शन हो जाता है।
ओके, इसलिए ये फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है, उसका वजह से ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। कहाँ पे होने से, जम्मू कश्मीर। ओके, और किसके इनिशिएटिव बोलने से, CSIR एंड IIM जम्मू। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट। क्या है कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट? कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट जो कर्नाटक का गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, क्या कर रहा है बोलने से, ये कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट में भी एक गोवा को एक प्रॉब्लम है, इसमें भी डिस्प्यूट चल रहा है। ओके, क्यों चल रहा है, गोवा को क्यों प्रॉब्लम है बोलने से, क्या कर रही है कर्नाटक गवर्नमेंट, जो महादायी रिवर है, जो महादायी रिवर है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं किस तरफ में, मलाप्रभा रिवर। जैसे कि जब आप मैप देखते हैं, मैप इंडिया मैप ऐसा है, तो ये जगह पे गोवा है। ओके, वो गोवा और ये कर्नाटका। ओके, ये कर्नाटका। तो यहाँ पे एक नदी है। ओके, ये क्या नदी का नाम क्या है, ये महादायी रिवर। कर्नाटका में उसको महादायी बोलता है और उसको गोवा में क्या बोलता है, मंडोवी रिवर बोलते हैं। तो ये कर्नाटका होके जा रहे हैं गोवा तरफ में, ये महादायी रिवर जो उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये रिवर को वापस फिर डाइवर्ट कर रहे हैं किस तरफ में, नॉर्दर्न कर्नाटका तरफ में डाइवर्ट कर रहे हैं इरिगेशन पर्पस के लिए। ओके, नॉर्दर्न कर्नाटका की तरफ में वो किस तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं बोलने से, एक रिवर है जो नॉर्दर्न कर्नाटका तरफ फ्लो हो रहा है, वो रिवर का नाम है मलाप्रभा रिवर, उसमें उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। तो गोवा क्यों अपोज कर रहा है बोलने से, गोवा में एक ही रिवर है, वो रिवर का नाम है मंडोवी रिवर, जो कि कर्नाटका में महादायी रिवर बोलते हैं। तो गोवा को जो रिवर उस तरफ डाइवर्ट कर रहा है, उसका वजह से मंडोवी रिवर पे इफेक्ट पड़ेगा बोलते हैं, मंडोवी रिवर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वो रिवर पे अगर सूख जाता है, वो रिवर अगर कम फ्लो होता है, तो गोवा में वो चीज जो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि गोवा में यही एक रिवर है जिससे फ्लो होता है। ओके, उसका वजह से गोवा गवर्नमेंट को कर्नाटका का साथ भी प्रॉब्लम है, ये कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट के लिए। ओके, मेकेदातु जो तमिलनाडु और कर्नाटका का बीच में था, और ये कलासा बंदूरी जो कर्नाटका और गोवा का बीच में है। ओके, नेक्स्ट प्रोजेक्ट है लिगो इंडिया प्रोजेक्ट। क्या है लिगो इंडिया प्रोजेक्ट? लिगो इंडिया प्रोजेक्ट क्या है बोलने से, ये एक ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर है। ओके, क्या है, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर है। इससे क्या होता है बोलने से, आप ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर से यूनिवर्स स्टडी कर सकते हैं, यूनिवर्स कैसा निकला, यूनिवर्स में क्या चल रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है डे टू डे में, पास्ट में कैसे हुआ है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो चीज आप स्टडी कर सकते हैं ये ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर से। और जो कहाँ में सेट कर रहा है बोलने से, ये महाराष्ट्र में सेट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने 2600 करोड़ भी अप्रूव कर दिया ये प्रोजेक्ट के लिए। और ये किसके इनिशिएटिव है बोलने से, IIT बॉम्बे और बार्क का। ओके, तो ये जो सेट किया है महाराष्ट्र में, जो सेट किया है, ये दुनिया का सबसे साउदर्न मोस्ट ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर है दुनिया का। क्योंकि जितना भी वेव डिटेक्टर, जैसे कि USA हो गया ऊपर में है, यूरोप भी ऊपर में है, रशिया, चाइना, जापान सब ऊपर में है। ओके, इंडिया में जो इंडिया, उसका मतलब अभी तक साउथ अमेरिका में नहीं है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नहीं है, या इस तरफ में ऑस्ट्रेलिया तरफ में अभी तक ये ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर नहीं है। दैट मीन्स क्योंकि जो मुंबई में यहाँ बनाया है, या महाराष्ट्र में जो बनाया है इंडिया में, वो सबसे साउदर्न मोस्ट है बोलते हैं ये वेव डिटेक्टर, इसलिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप सब ये बार्क को देख रहा होगा, बार्क मतलब बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो आप सब रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुआ है, ये फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, इसको ऊपर में एक मूवी रिलीज हुआ है। ओके, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, जो बॉम्ब बनाया था, जो कि नागासाकी और हिरोशिमा में 1945 में गिरा दिया था ना, 6 और 9 अगस्त को। तो जिसने ये बॉम्ब बनाया था, जो गिराया था, लिटिल बॉय और फैट बॉय था। 6 में लिटिल बॉय, ओके, फर्स्ट वाला लिटिल बॉय था, उसके बाद 9 में फैट बॉय। तो वो दोनों जो बॉम्ब गिराया है, उसका जो बनाया था, जो साइंटिस्ट है, उसके ऊपर में एक फिल्म बनाया था। ओके, तो अब हमको कमेंट में बताइए कि कौन है ये फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। ओके, नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो
कंप्लीटली एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। क्या है? एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। ये अनाउंस किया था यूनियन बजट 2022 और 23 में, यूनियन बजट में ये स्कीम को अनाउंस किया था। ओके, और ये स्कीम का एम या क्या, इसका मोटो क्या है बोलने से, जितना भी नॉर्दर्न बॉर्डर विलेजेस है, जितना भी नॉर्दर्न बॉर्डर विलेजेस है जो चाइना का साथ जुड़ा हुआ है, वो विलेजेस को डेवलपमेंट के लिए बनाया है ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया है। क्योंकि जितना विलेजेस है जो चाइना बॉर्डर के सामने है, वो सब जो काफी रिमोट एरिया में है, कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, वहां में नेटवर्क प्रॉब्लम है, वहां में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और वहां में एक ऑर्गेनाइज स्कूल या जो डेवलपमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक इंसान को, वो सब फैसिलिटी नहीं है। उसका वजह से ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो लॉन्च किया, स्पेशली वो नॉर्दर्न बॉर्डर विलेजेस को डेवलपमेंट करने के लिए। आप देख सकता है कि वो जो प्रोग्राम है कहाँ कौन कौन सा स्टेट में कवर हो रहा है बोले से, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम है, उत्तराखंड है, या हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। आप देख सक रहा होगा जितना भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, सब चाइना का साथ बॉर्डर है। क्या है? चाइना के साथ बॉर्डर है। ओके, और काफी डिस्प्यूट भी चल रहा है। तो इंडिया गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ये नॉर्दर्न बॉर्डर विलेजेस है, अगर डेवलप नहीं होगा, अच्छा से सिविलाइज नहीं होगा, तो बाद में प्रॉब्लम दे सकता है बोल के, उसको अच्छा से कनेक्टिविटी नहीं देगा, तो उसका वजह से भी ये विलेज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो शुरू किया है। और हाल ही में जब अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में आया था, ओके, यही 2023 में, KB2 कहा में आया था? KB2 में आया था। KB2 में आके ये अरुणाचल में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो लॉन्च किया है अमित शाह के ना, तो क्वेश्चंस में ऐसा आ सकता होगा अरुणाचल प्रदेश का स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो कौन सा जगह में लॉन्च किया था, KB2 में कौन किया था बोलने से अमित शाह किया था। ओके, और ये स्टेट या सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ये भी पूछ सकता है। तो ये एग्जाम पॉइंट व्यू में ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट। क्या है सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट? सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट क्या है बोलने से, एक शिपिंग कैनल बना रहे हैं। शिपिंग कैनल कहां में बना रहा है बोलने से, ये गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट को कनेक्ट करेगा। तो आपको जानना पड़ेगा कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट कहां में है। जैसे कि ये हम लोग का इंडिया मैप है, ओके, और यहाँ में क्या है, ये श्रीलंका है। ओके, तो हमको पता है कि ये जो क्या है पाक स्ट्रेट है, ओके, और ये एरिया जो क्या है गल्फ मन्नार। तो ये जगह से एक्चुअली ये जगह से शिप पार नहीं होते। जैसे कि आप सोच लो, यहाँ से मुंबई से एक शिप जाना है आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में जाना है। ओके, मुंबई से एक शिप जो जाना है विशाखापट्टनम में, तो वो जो यहां से पाक स्ट्रेट से नहीं होके श्रीलंका को घूम के जाएगा। ओके, श्रीलंका को घूम के जाएगा। इस तरफ से जाने से भी ये श्रीलंका को घूम के ही ऐसे ही जाएगा, वो लोग यहां से पार नहीं होते। तो आप समझ रहा होगा कि अगर इस तरफ से जाएगा, श्रीलंका को घूम के जाएगा, तो एनर्जी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है कि नहीं। टू सेव टाइम एंड एनर्जी, इंडिया गवर्नमेंट ने ये समुद्रम प्रोजेक्ट जो शुरू किया। ये पार्क स्ट्रेट जो है, यहाँ में काफी वेव होता है और शेलो भी है पानी जो ना, और ऊपर से राम सेतु जो पत्थर जो फ्लोट होता है ना, वो सब का वजह से प्रॉब्लम है। यहाँ में ना एक प्रॉपर शिपिंग कैनल नहीं है, उसका वजह से अभी इंडिया गवर्नमेंट ने ये समुद्रम सेतु प्रोजेक्ट जो शुरू कर दिया, ताकि यहाँ से आराम से जा सके इंडिया का जितना भी बोर्ड है ईस्ट टू वेस्ट जाने के लिए, ताकि टाइम और बोथ एनर्जी कंजर्व हो। ओके, तो ये ये प्रोजेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जो कहाँ पे है। ओके, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट। जब भी हम लोग ब्लेंडिंग का बात सुनता है ना, ब्लेंडिंग मतलब कोई भी सामान का साथ प्लस कर देना। इसे कि लाइक देखो, इसे हम लोग बायोडीजल बनाते हैं। क्या बनाता है? बायोडीजल। बायोडीजल में हम लोग क्या ब्लेंड करते हैं? वेस्ट कुकिंग ऑयल ब्लेंड कर देता है डीजल का साथ, ठीक ही नहीं। इसको हम लोग 20B बोलेगा, B20 या B10। B20 मतलब क्या होता है, अगर 20% आप बायोडीजल डाला और बाकी 80% क्या है, डीजल है, दैट मीन्स B20।
B10 मतलब 10% आप डीजल में क्या है बायोडीजल ऐड किया और बाकी 90% डीजल है, इसको बायोडीजल बोलता है। ओके, हम लोग मिथानॉल भी ऐड करते हैं, मिथानॉल ना, मिथानॉल किसका साथ ऐड करते हैं? पेट्रोल का साथ। ओके, इसके बाद यहाँ भी क्या था बोलने से ब्लेंडिंग, यहाँ पे किसका साथ ब्लेंडिंग किया? ना डीजल का साथ ना पेट्रोल का साथ, ब्लेंडिंग किसका साथ किया बोलने से इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग, ग्रीन हाइड्रोजन का साथ ब्लेंडिंग किया। ये इंडिया का फर्स्ट है, देखो फिर से इंडिया फर्स्ट है, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। जब भी फर्स्ट होता है, लार्जेस्ट होता है, वो सब चीज जो एग्जाम में आ जाता है। ओके, ये फर्स्ट हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट है। तो कहाँ पे कमीशन किया बोलने से पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क। ओके, पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क गुजरात पे किया। ओके, एक टाउन था, एक कावास टाउनशिप बोल के। ओके, किसने किया बोलने से एनटीपीसी एंड गुजरात गैस लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एंड गुजरात गैस लिमिटेड, ये दोनों का ज्वाइंट एफर्ट है। ओके, ये चीज जो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछेगा होगा कि कहाँ पे हुआ, गुजरात पे हुआ, कौन सा नेटवर्क पे किया बोलने से पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क पे, और किसका इनिशिएटिव था बोलने से एनटीपीसी एंड गुजरात गैस लिमिटेड। नेक्स्ट है आरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। क्या है आरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट? ये आरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कहां लॉन्च किया बोलने से हरियाणा में। उसका एम क्या है बोलने से टू प्लांट ट्रीज एंड श्रब अलोंग द आरावली हिल्स। और कौन कौन सा जगह कवर करता है बोलने से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यूपी। ओके, आप सबको जब मैप देखता होगा तब पता चलता होगा, ऐसे कि आप देख लो मैप ऐसा है, गुजरात ऐसे होके ना, मेरा मैप इतना खास नहीं है, आप देख लो। तो यहाँ पे ये एरिया पे क्या है, ये एरिया पे थार डिजर्ट है। क्या है? थार डिजर्ट है। तो आरावली जो आरावली हिल्स है, जो आरावली हिल्स है ये एरिया पे है। ओके, आरावली यहाँ पे माउंट आबू, जो माउंट आबू से लेके यहाँ से दिल्ली तक, ओके दिल्ली तक हिल्स है जो आरावली हिल्स है। तो क्या है कि ये आरावली हिल्स से इस तरफ जो पूरा थार डिजर्ट है, ओके डिजर्ट है, और आरावली हिल्स का इस तरफ में क्या है, ग्रीन है, मतलब आपको प्लांट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ओके, ग्रीनर है इस तरफ में, और इस तरफ में डिजर्ट है। तो क्या हो रहा है कि ये थार डिजर्ट जो साल ब साल बढ़ते जा रहे हैं, ये चीज जो बढ़ते जा रहे हैं, ओके, तो उसको रुकाने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, एक वाल टाइप का बना रहे हैं, वाल टाइप का, ये अरावली ये एरिया में वाल टाइप का बना रहे हैं, एक प्लांटेशन करेगा। क्या करेगा? प्लांटेशन करेगा। इसमें ट्रीज और श्रब ऐसा चीज लोग को वो लोग लगाएगा ये जगह में। ओके, ताकि ये थार डिजर्ट को आगे बढ़ने से रोके, या थार डिजर्ट जो है उसको थोड़ा कमाए। ओके, क्योंकि अगर डिजर्ट कमेगा तो एग्रीकल्चर फील्ड ज्यादा होगा, है कि नहीं, हम लोग का एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने से जीडीपी पे हम लोग को मदद मिलेगा, जीडीपी मदद मिलेगा तो इंडिया आगे बढ़ेगा कि नहीं, है कि नहीं। वो सब चीज के लिए ये चीज को प्लांटेशन जो अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट है उसको बना रहे, ओके उसको बना रहे हैं। तो ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो किससे इंस्पायर हुआ था बोलने से, आप जब साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखेगा, जब आप साउथ अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखेगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा है, ओके ऐसा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो ये एरिया जो क्या है, सहारा डिजर्ट है। क्या है? सहारा डिजर्ट है। और ये एरिया जो क्या है, सवन्ना है। क्या है? सवन्ना, इक्वेटर एरिया जो पूरा सवन्ना है। सवन्ना मतलब ग्रासलैंड है, ओके ग्रासलैंड है, और डिजर्ट तो डिजर्ट ही है, ओके सहारा डिजर्ट तो पूरा डिजर्ट है। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ये सहारा डिजर्ट जो नीचे आ रहे हैं, समझ रहे, नीचे आ रहे हैं, इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, और ये डिजर्ट का एरिया जो बढ़ते जा रहे हैं, उसका वजह से क्या प्रोग्राम लॉन्च किया यहाँ पे, साहेल रीजन, उसको क्या बोलता है, साहेल रीजन बोलते हैं। ओके, साहेल रीजन जो अफ्रीका का 10 कंट्रीज में पड़ता है। ओके, ये यहाँ में साहेल रीजन में क्या किया बोलने से, वो लोग जो यही सेम चीज को किया,
प्लांटेशन करना शुरू कर दिया। ये एरिया में जो सहारा डिजर्ट है उसको रुकाने के लिए प्लांटेशन बनाना शुरू कर दिया, ताकि वो लोग जो सहारा डिजर्ट है उसको कमा सके। ओके, उसको रुकाने के लिए। यो कहाँ पे बोलने से साहेल रीजन। ओके, यहाँ से इथोपिया दिवोजौती से लेके यहाँ में माली है, मॉरिशिया, वो कुछ कुछ कंट्री था, ये सूडान भी आता है यहाँ पे, बुर्किना फासो, यस बुर्किना फासो, ऐसा कंट्रीज लोग है यहाँ पे। ओके, तो ये था अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इलोरा। माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोजेक्ट है, क्या है प्रोजेक्ट का नाम? इलोरा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो इलोरा है उसका एम क्या है बोलने से, टू ब्रिंग द रेयर इंडियन लैंग्वेजेस ऑनलाइन। जो इंडिया का जो रेयर इंडियन लैंग्वेजेस है उसको ऑनलाइन लाने का इनिशिएटिव है माइक्रोसॉफ्ट का। ओके, प्रोजेक्ट का नाम है इलोरा। जैसे कि गोंड, इडू मिश्मी, मुंडारी, ऐसा लैंग्वेजेस जो वो जो रेयर है, बहुत रेयर है, इसमें और बहुत ज्यादा है, वो रेयर लैंग्वेजेस को ऑनलाइन लाना चाहता है ताकि एक्सटिंक्ट ना हो जाए, गायब ना हो जाए, ओके, खत्म ना हो जाए। इसलिए ये प्रोजेक्ट जो इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि ये प्रोजेक्ट इलोरा क्या था। ये इंडिया का रेयर लैंग्वेजेस को ऑनलाइन लाने के लिए ये इनिशिएटिव है माइक्रोसॉफ्ट का। ओके, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं एम्बेसडर्स का। ओके, एम्बेसडर्स, यहाँ में कुछ एम्बेसडर्स जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे, वो एम्बेसडर्स को लाया, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा है, पूमा, स्टार स्पोर्ट, दुनिया भर का है, हर चीज का, मिंत्रा का भी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एम्बेसडर्स को लाया। जैसे कि हम लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अरुणाचल प्रदेश का एम्बेसडर जानना जरूरी है। एम्बेसडर कौन है बोलने से अरुणाचल प्रदेश का संजय दत्त है। ओके, कौन है? संजय दत्त। संजय दत्त एक एक्टर है। इसके बाद यूनिसेफ का नेशनल एम्बेसडर कौन है बोलने से आयुष्मान खुराना। कौन है? आयुष्मान खुराना। इसके बाद यहाँ पे एक इनिशिएटिव था शी चेंजेस क्लाइमेट, ये क्लाइमेट चेंज के लिए। तो इंडिया का एम्बेसडर कौन था शी चेंजेस क्लाइमेट? श्रेया गोरावत। कौन है? श्रेया गोरावत। इसके बाद ये जियो सिनेमा, इसका एम्बेसडर कौन है बोलने से रोहित शर्मा। ये जियो सिनेमा जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था उसको भी जियो ने फ्री स्ट्रीम कराया था। ओके, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसमें उन्होंने फ्री ब्रॉडकास्ट किया था फुटबॉल वर्ल्ड कप को। इसके बाद रिसेंटली जो बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था उसको भी उन्होंने फ्री ही ब्रॉडकास्ट किया था। ओके, और कई इंडिया का गेम्स या वर्ल्ड का गेम्स लोग जियो सिनेमा हमेशा फ्री देते हैं, उसका वजह से ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसका कौन है बोलने से रोहित शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट है एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट, इसका एम्बेसडर कौन है बोलने से सलीमा टेटे। ओके, इसके बाद नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एम्बेसडर कौन है बोलने से निखत जरीन। निखत जरीन कौन है बोलने से बॉक्सर है। ओके, इंडियन का बॉक्सर है, ये कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल मिला था। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड, क्या है? हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है बोलने से स्मृति मंदाना, ये इंडिया का क्रिकेटर है। ओके, इसके बाद इसी साल में गवर्नर का एक्सचेंज हुआ था या अपॉइंटमेंट हुआ था। ओके, तो इसलिए गवर्नर्स भी जानना जरूरी है क्योंकि बहुत एक्सचेंज हुआ है तो ये सब टॉपिक लोग आ जाते हैं। तो आप लोग को जानना है कुछ अरुणाचल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि आपको ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना है। अभी हम लोग का अरुणाचल का गवर्नर कौन है बोलने से केटी पटनायक। कौन है? केटी पटनायक अरुणाचल प्रदेश का। और जो फॉर्मर अरुणाचल का गवर्नर था बीडी मिश्रा, वो जो कहाँ चला गया बोलने से अभी लद्दाख में चला गया। और लद्दाख में क्या बन गया? वो जो एलजी, ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है और जब स्टेट में होता है तभी ये गवर्नर होता है। ओके, जानना है। इसके बाद आसाम का भी रिसेंटली अपॉइंट किया गुलाब चंद कतारी। क्या है? गुलाब चंद कतारी आसाम में अपॉइंटमेंट किया। ये लोग जब सफल हुआ था, कोई नया अपॉइंटमेंट हुए उस समय में ये भी अपॉइंट हुआ। मणिपुर रिसेंटली इतनी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कुकी और मैटे के बीच में, तो इसलिए मणिपुर बहुत हाईलाइट में है, वहां से क्वेश्चंस लोग पूछ सकेगा होगा। तो उसमें भी नया गवर्नर अपॉइंट किया है
कौन है बोलने से अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके क्या है बोलने से की क्या का की, मणिपुर का की, ओके मणिपुर का चाबी है ये, वही क्या अच्छा से चाबी नहीं मर पाया, नहीं तो इतनी कॉन्फ्लिक्ट रुक जाना था। इसके बाद नेक्स्ट है नागालैंड का, नागालैंड का कौन है अभी, ला गणेशन, कौन है ला गणेशन, फॉर्मर नागालैंड का कौन था, ये आर एन रवि था ना, आर एन रवि, हाँ बहुत न्यूज में था ये भी, क्योंकि उसका नागालैंड को डिस्टर्ब एरिया बोल के डिक्लेयर कर दिया था। हम लास्ट टाइम जब आर्टिकल 371 पढ़ा रहा था सबका ना, तो आर्टिकल 371 में क्या था कि ये नागालैंड का एक प्रोविजन है वहां में आर्टिकल 371 में ना, अगर डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया नागालैंड को ना, अगर डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर देने से जो वहां का लॉ एंड ऑर्डर होता है ना, वो जो गवर्नर के पास होता है, जैसे कि अरुणाचल का 371 एज है तो अरुणाचल का, तो उसमें हमेशा से रहता है यहाँ में तो कि गवर्नर के पास डायरेक्ट पावर होता है, ये गवर्नर है ना केटी पटनायक के पास हमेशा पावर रहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके उसका पास डायरेक्ट पावर होता है, स्पेशल पावर होता है, वो जैसे भी डिसीजन ले सकेगा, उसको कोई भी कैबिनेट चैलेंज नहीं कर सकेगा, असेंबली चैलेंज नहीं कर सकेगा, वो फुल एंड फाइनल होगा और बाइंडिंग भी होगा। ठीक उसी प्रकार नागालैंड में अलग है, नागालैंड में जो 371 ए था शायद, तो उसमें क्या होता है कि वहां में जो डाइवर्सिटी होता है नागालैंड का, कस्टमरी लॉ प्रोसीड्यूर हो गया, इसका पर वो लोग का लैंड हो गया, रिसोर्सेज सब नागालैंड के पास है, बट जब डिस्टर्ब एरिया बोल के डिक्लेयर करेगा ना, तब वो पावर जो ये गवर्नर के पास आ जाता है। उसका वजह से आर एन रवि जो बहुत न्यूज में था, जो फॉर्मर था, अभी ये तमिलनाडु चला गया, तमिलनाडु का गवर्नर बन गया। ओके, नेक्स्ट है पागु चौहान। पागु चौहान कहाँ का है, मेघालय का। और सिक्किम का कौन है बोलने से एलबी आचार्य। ये लोग सब सफल हुआ है, ओके सफल हुआ है, कोई नया नया पॉइंट किया है, इसलिए सबका जो हुआ है। और था ये बिहार का भी हुआ था, और कहा का तमिलनाडु बिहार लोग का हुआ था, फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अरुणाचल एग्जाम्स के लिए। अरुणाचल एग्जाम्स के लिए आप अरुणाचल के बारे में जानना है, और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वो लोग के बारे में जानने से काफी है। ओके, नेक्स्ट है आईफा अवार्ड्स। आईफा अवार्ड 2023 का, यहाँ पे बेस्ट प्लेबैक सिंगर जो श्रेया घोषाल जो फीमेल में दिया है, फीमेल कैटेगरी में। मेल में अरिजीत सिंह को दिया, ओके श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह। इसके बाद फिल्म जो दृश्यम 2 मूवी को आईफा बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। ओके, एक्टर में ऋतिक रोशन को मिला, क्या मूवी के लिए, विक्रम वेधा के लिए ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर मिला। इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस जो आलिया भट्ट, गंगूबाई कटियावाड़ी, क्या है गंगूबाई कटियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस मिला। और डायरेक्टर किसको मिला, ये रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट एक मूवी था माधवन का, आर माधवन का, वो डायरेक्ट किया था, तो उसके लिए आर माधवन को मिला। ये रहा आईफा अवार्ड। ओके, फिल्म फेयर अवार्ड में आलिया भट्ट को सेम मिला, जो आईफा अवार्ड में जो था वही बेस्ट एक्ट्रेस, बाकी चेंज हुआ, जैसे कि बेस्ट फिल्म जो गंगूबाई कटियावाड़ी वही आलिया भट्ट का मूवी था। बेस्ट एक्टर जो राजकुमार राव बधाई दो बोल के एक मूवी था, जिसमें हम लोग का अरुणाचल का चुम दारंग ने भी यहाँ पे डिब्यूट दिया था बॉलीवुड में, इसलिए ये मूवी इंपॉर्टेंट है। वही फिल्म का जो एक्टर था राजकुमार राव, उसको बेस्ट एक्टर मिला। इसका बाद एक्ट्रेस तो वही, और बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला बंसाली, वन ऑफ द वेरी फेमस डायरेक्टर इन बॉलीवुड, ये संजय लीला बंसाली। ओके, यहाँ में कुछ बुक्स जो 2023 का इंपॉर्टेंट बुक्स है, जिसको मुझे लगा इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वही सबको लाया। वैसे तो बुक बहुत सारा होता है, जैसे कि ये प्रिंस हैरी का एक बुक था जिसका नाम था स्पेयर बोल के। ओके, ये प्रिंस हैरी यूके का प्रिंस है। ओके, यूके का प्रिंस है, उन्होंने बुक लिखा था स्पेयर बोल के। ये हाईएस्ट सेलिंग में चला गया था, क्या बोलता है, हाईएस्ट सेलिंग इन द वर्ल्ड में चला गया था बीच में, तो उसका वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेयर प्रिंस हैरी का। इसका बाद शशि थरूर, ये कांग्रेस का एमपी है, रिसेंटली कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ा था, लेकिन हार गया, वो जो ना कारगे के साथ हार गया, वो जो एमपी है केरला का, तो कांग्रेस का एमपी है। तो बुक लिखता है ये शशि थरूर ना, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है,
ये अंबेडकर अलाइव उसका बुक आ जाते हैं वहाँ, ओके। ये शशि थरूर ऐसा इंसान लोग लिखने से क्या बोला है, अंबेडकर अलाइव। इसके बाद मुख्यमंत्री, ये फर्स्ट है मुख्यमंत्री का ना, मुख्यमंत्री डायरी 1 बोल के है। किसका है बोलने से ये हिमंता बिश्वा शर्मा, क्योंकि एक सीएम है तो इसलिए पूछ भी देगा कि मुख्यमंत्री डायरी 1 कौन किसका लिखा था बोलने से ये हिमंता बिश्वा शर्मा, ओके। इसके बाद जब मोदी का नाम आता है कोई भी बुक में, मोदी का नाम आने से आप होशियार हो जाओ और बुक को लेके ना। क्या लिखा है, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। किसने लिखा, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा कौन है, प्रेसिडेंट है, ये बीजेपी का प्रेसिडेंट है, ओके, बीजेपी का प्रेसिडेंट है। उन्होंने क्या लिखा, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। नेक्स्ट है बिपिन रावत। बिपिन रावत हाल ही में मर गया था, हम लोग का फर्स्ट सीडीएस था, ओके, फर्स्ट सीडीएस था। अभी सीडीएस कौन है आप लोग कमेंट में मारिए, ओके। अभी का जो प्रेजेंट सीडीएस है कौन है, और सेकंड सीडीएस भी है वो, उसको आप लोग कमेंट में बताइए हमको। ये बिपिन रावत जो द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, बिपिन रावत द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म, वही कोई अपना रावत रचना बिश रावत ने लिखा। इसके बाद वार एंड वुमेन, डॉक्टर करण सिंह उन्होंने लिखा। विक्टोरी सिटी, सलमान रुश्दी ने लिखा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सलमान रुश्दी रिसेंटली यूके ने अवार्ड दिया था उसको ना, इसलिए उसका जो किताब होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। उन्होंने इस साल विक्टोरी सिटी लिखा। इसके बाद ह्यूमन एनाटोमी, ह्यूमन एनाटोमी किसने लिखा, अश्वानी कुमार द्विवेदी। किसने, अश्वानी कुमार द्विवेदी। और ये इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी किसने लिखा, सज्जन सिंह देव, सज्जन सिंह देव ने, ओके। आप कमेंट में बताओ हाँ, ये सेकंड सीडीएस कौन है अभी जो प्रेजेंट है। इसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज, क्या है मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज में ये 2023 का मिलिट्री एक्सरसाइज कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो सबको पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट वरुणा, क्या है वरुणा, किसका साथ है, वरुणा बोलने से फ्रांस के साथ, ओके। जैसे कि हम लोग ने राफेल भी लेके आया था ना फ्रांस से, राफेल एयरक्राफ्ट लेके आया था, तो इसलिए फ्रांस के साथ बहुत हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, उसमें से एक है वरुणा, ओके। नेक्स्ट है साइक्लोन 1, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। ये साइक्लोन 1 जो इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट का साथ किया, क्योंकि हम लोग का रिपब्लिक डे में इस बार जो अल फटीटी है वो आया था, ओके, जो इजिप्ट का प्रेसिडेंट है वो आया था। इसके बाद नेक्स्ट है तारकस, तारकस यूएसए का साथ, ओके। दशलिक किसका साथ किया, उज्बेकिस्तान का साथ किया, ओके। इसके बाद कोंकण, क्या है कोंकण, कोंकण किसका साथ किया हम लोग ने, ये यूके का साथ किया। इसके बाद प्रलय, ये प्रलय इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, ओके। इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज किया था नॉर्थ ईस्ट में, क्या है प्रलय बोल के। इसका बाद बोल कुरुक्षेत्र बोल के ना, ये सिंगापुर, इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ था बोल कुरुक्षेत्र। खंजर कैसे ही है किर्गिस्तान, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। सी ड्रैगन, क्या है सी ड्रैगन, सी ड्रैगन किसका साथ किया बोलने से यूएसए का साथ किया, इंडिया और यूएसए, ओके। अल मोहम्मद अल हिंदी किसका साथ, सऊदी अरब का साथ, ओके। अल मोहम्मद अल हिंदी ये सऊदी अरब का साथ, इंडिया और सऊदी अरब। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो क्योंकि नेटो इस बार बहुत फॉर्म न्यूज में आते रहते हैं ना। लॉकशील, ये नेटो आर्मी लोग किया, ओके, नेटो आर्मी लोग क्या है लॉकशील। नेटो 1949 में फॉर्म हुआ था, उसका कैपिटल है ब्रुसेल्स, ओके। इसके बाद अभी फिलहाल कितना कंट्री हो गया, 31, अभी प्लस 31 एक हो गया ना। रिसेंटली फिनलैंड ज्वाइन किया, ओके। फिनलैंड ज्वाइन करने के बाद अभी 31 हो गया, ओके। तो आप बताओ कि इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, कमेंट में बताओ, ओके। जो उसका टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया था, जो नेटो का जो सेक्रेटरी जनरल है उसका टेन्योर 1 ईयर से बढ़ा दिया था इस बार, ओके। दैट मीन्स वो और 1 साल कर सकेगा। उसका सेक्रेटरी जनरल का नाम आप कमेंट में बताओ, ओके, नेटो का। ये इंपॉर्टेंट है, आएगा, देखो ये सब क्वेश्चंस लोग आ जाते हैं। 1949 ब्रुसेल्स 31 कंट्री हो गया, फिनलैंड सबसे न्यूएस्ट कंट्री है। अब सेक्रेटरी जनरल का नाम बताया जिसका 1 साल से फिर टेन्योर बढ़ा दिया। और लास्ट एक्सरसाइज है, क्या है इनियोकोस नाम ही थोड़ा अजीब सा है या अलग सा बोल सकते हैं, यूनिक है, तो हम लोग ग्रीस के साथ किया वो वाला, ओके। ग्रीस और टर्की का हमेशा टेंशन होता है, ओके।
क्योंकि ये ग्रीस ने आइलैंड को कैप्चर करके रखा है, जो कि डिस्प्यूट है। वो एरिया लोग ना टर्की और ग्रीस के बीच में डिस्प्यूट है। तो टर्की बोल रहा है कि वहां से मिलिट्री को हटाओ बोल के, लेकिन ग्रीस है कि मानता नहीं, क्यों हटाएगा, हम लोग का जगह है बोल के ना, इसलिए ग्रीस के साथ से। और टर्की जो पाकिस्तान का वजह से इंडिया का साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं है, टर्की जो हमेशा पाकिस्तान का ही सपोर्ट में बात करता है, तो इसलिए इंडिया भी ग्रीस के साथ अच्छा खासा रिलेशन बना के रखा है। दोस्त का दोस्त दुश्मन का दुश्मन बोलता है ना। तो ऐसे कुछ कहावत था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है बोलता है ना, ऐसे कुछ कहावत है, आप लोग अच्छा से जानता होगा। तो मिलिट्री एक्सरसाइज ये सब था, आप लोग देख लो अच्छा से, ये 2023 में हुआ है रिसेंटली। तो ये सब भी था आज के जो करेंट अफेयर्स है। आप सब सोच रहा होगा कि स्पोर्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया बोल के ना, स्पोर्ट करेंट अफेयर का। स्पोर्ट का अलग सा वीडियो बनाएगा, नेक्स्ट वीडियो बनाएगा स्पोर्ट में, क्योंकि स्पोर्ट का बहुत ज्यादा कवर करना पड़ता है ना, तो इसलिए अगर साथ में कवर कर देगा तो पॉइंट कुछ पॉइंट लोग मिस हो जाएगा, है कि नहीं, तो इसलिए स्पोर्ट का अलग से करेगा। आप लोग जाके अपॉइंटमेंट का देख लो। हाँ, अपॉइंटमेंट का जो मैंने बनाया था 2023 का अपॉइंटमेंट का लिंक हम नीचे में पेस्ट कर देगा, अपॉइंटमेंट का होने से भी आप लोग देख लो। तो आप लोग अच्छा से पढ़िए, ऑल द बेस्ट कमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, और आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो को। आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बोले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग का सपोर्ट चाहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।